बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेज़र में आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल पंपिंग। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनें और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप फ़ौरन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या पर्सनली। ऑप्टिकल पंपिंग, अब नाम से ज़ाहिर है कि हमने जिस एनर्जी को इस्तेमाल करना है वो इन दी फॉर्म ऑफ लाइट है या इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन है। और ऑप्टिकल का मतलब ये होता है ज़्यादातर उसको विजिबल रीजन में जो है वो क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। अब ऑप्टिकल जो पंपिंग है ये फर्दर दो तरह की होती है। एक को कहा जाता है लेज़र पंपिंग और जो दूसरी कैटेगरी है उसको कहा जाता है फ्लैश लैंप पंपिंग। अब ये जो लेज़र पंपिंग होती है ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली ऑप्टिकल पंपिंग स्कीम जो है वो क्या है, उसे कहा जाता है फ्लैश लैंप पंपिंग। अब ये जो फ्लैश लैंप पंपिंग है हम इसको जो है वो डिटेल से भी स्टडी करते हैं। पहले हम लेज़र पंपिंग की जो है वो बात कर लेते हैं। अब नाम से ज़ाहिर है लेज़र पंपिंग, इसका मतलब है एक लेज़र को पंप करने के लिए एक और लेज़र का क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन ये हमारे पास एक लेज़र मीडियम है जिसके अंदर कोई गैस या कोई लिक्विड या सॉलिड जो है वो मौजूद है। अब बाहर से जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए हमने इसको पंप करना है वो क्या है कि एक और लेज़र लेंगे जो पहले से बनी हुई है लेज़र, उसकी आउटपुट जो लाइट होगी उसको इसके ऊपर एक्सपोज या इंसिडेंट करवाया जाएगा और उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इसके एटम्स या मॉलिक्यूल लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में क्या होना शुरू हो जाएंगे, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगी, एक लेज़र, यानी यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन आप हासिल कर लेंगे। अब ये जो लेज़र होती है, बज़ाहिर तो हम कहा कि लेज़र की जो आउटपुट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल लेज़र ऐसी नहीं होती जिसकी आउटपुट प्योरली मोनोक्रोमेटिक हो, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो क्या होती है, यानी वाइडनिंग होती है। मतलब प्योर लेज़र जो है, अगर आप प्योर लेज़र की जो स्पेक्ट्रम है उसको प्लॉट करें, वाई एक्सिस पे मैंने इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या किया है, वेवलेंथ को प्लॉट किया। तो प्योर लेज़र का स्पेक्ट्रम इस तरह का होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और उसके अलावा कोई वेवलेंथ एमिट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जितनी भी प्रैक्टिकल लेज़र्स होती हैं उनमें क्या होता है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि हम तो ये कह रहे हैं कि एक प्योर वेवलेंथ होनी चाहिए, तो वो प्योर वेवलेंथ ज़रूर होती है, लेकिन उससे आगे पीछे भी कुछ वेवलेंथ जो है वो उसके अंदर मौजूद होती हैं। बेशक उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि मेन जो ट्रांजिशन है या मेन वेवलेंथ है उसकी जो है वो इंटेंसिटी होती है। तो इसका मतलब है उनके स्पेक्ट्रम में थोड़ी सी वाइडनिंग होती है, यानी स्पेक्ट्रम जो है वो बिल्कुल शार्प लाइन की तरह नहीं होता। तो अभी हमने बात की कि जो सॉलिड्स हैं और जो लिक्विड्स हैं उनके अंदर भी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो शार्प नहीं होते, वो बैंड की शक्ल में होते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो एनर्जी एमिशन हो रही है ये बैंड की शक्ल में हो रही है। तो इसका मतलब है उसको अब्जॉर्ब किया जा सकता है लिक्विड या सॉलिड की मदद से। लेकिन लेज़र बीम में जो सबसे स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ है वो ये तो एक ही है, यानी ये जो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई दे रही है वो एक ही वेवलेंथ के ऊपर दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि इनका जो बिहेवियर होता है वो लार्जली मोनोक्रोमेटिक बिहेवियर होता है। अब मोनोक्रोमेटिक बिहेवियर होने का मतलब है कि एक ही वेवलेंथ जो है वो प्रोमिनेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली है। तो इसका मतलब है कि ये किस तरह की लेज़र के लिए यूज़फुल होगी, गैस लेज़र के लिए, क्योंकि गैस लेज़र में हमने कहा था जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी उनके दरमियान ये जो गैप होता है ये बड़ा ही शार्प और वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ग्राफ। तो इसका मतलब है जो इंसिडेंट बीम की वेवलेंथ है वही यहाँ पर जो है वो रिक्वायर्ड वेवलेंथ है, या वो वही एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर इन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास लेज़र पंप करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है उसका जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, यानी उसकी कोई एक एमिशन लाइन जो है वो उस गैस की किसी एक अब्जॉर्प्शन लाइन के साथ जो है वो क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि पंपिंग लेज़र की एमिशन स्पेक्ट्रम और इसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपस में ओवरलैप ज़रूर करना चाहिए, तब जाके ये आपके पास पॉसिबिलिटी होगी। अब ये किस तरह की जो है वो लेज़र होती है, जैसे मिथाइल अल्कोहल। अब ये जो मिथाइल अल्कोहल लेज़र है इसको पंप करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसको पंप करने के लिए हम CO2 इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो CO2 लेज़र है
ये किसी एक वेवलेंथ पे ऑपरेट नहीं करती, ये कई वेवलेंथ के ऊपर ऑपरेट कर सकती है। अब अगर डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर ये ऑपरेट कर सकती है तो इसका मतलब है इसकी कोई एक वेवलेंथ इस मिथाइल अल्कोहल की किसी एक अब्जॉर्प्शन वेवलेंथ के साथ क्या करती है, मैच करती है। इसका मतलब है इसमें से एमिट होने वाली तमाम वेवलेंथ अगर आप इस मिथाइल अल्कोहल के ऊपर डाल देंगे तो उनमें से किसी एक को ये क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी, और उसके बाद इसके अंदर क्या पैदा होना शुरू हो जाएगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो एमिशन की वेवलेंथ होती है वो हमेशा अब्जॉर्प्शन वेवलेंथ के मुकाबले में क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये है कि फ़र्ज़ करें जो अब्जॉर्ब वेवलेंथ है वो अगर कम है, इसका मतलब है जहाँ पर वेवलेंथ कम होती है वहाँ पर एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब है बाहर से आने वाली जो लेज़र है वो ज़्यादा एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर रही है, और ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, बदले में आपको जो एमिशन वेवलेंथ मिल रही है वो लार्जर मिल रही है। लार्जर वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लार्जर वेवलेंथ का मतलब होता है लेस एनर्जी। अब आप कहेंगे अगर इसने 1 जूल एनर्जी अब्जॉर्ब की है तो इसको एमिट भी तो 1 जूल ही करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने 3 लेवल लेज़र सिस्टम में पढ़ा था कि एक्चुअली में आप फर्स्ट एनर्जी लेवल E1 से एटम्स को पंप करके कहाँ पर ले जाते हैं, E3 में। तो इसका मतलब है अब्जॉर्प्शन के लिए तो आपने ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्या की, अब्जॉर्ब की, लेकिन ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल था, ये मेटास्टेबल एनर्जी लेवल नहीं था। यहाँ से एटम जल्दी से डिके करके रैपिड डिके के ज़रिए सेंटर वाले एनर्जी लेवल यानी मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। अब जब लेज़र आउटपुट मिलेगी तो वो आपको सिर्फ E2 माइनस E1 मिलेगी। इसका मतलब है इनपुट एनर्जी आप ज़्यादा दे रहे हैं E3 माइनस E1, बदले में आपको मिल रही है E2 माइनस E1 जो कि कम है। तो इसका मतलब है अब्जॉर्ब करने के लिए आप एक शॉर्टर वेवलेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं, और एमिट जब कर रहे हैं तो एक लॉन्गर वेवलेंथ, यानी अब्जॉर्ब कर रहे हैं हाई एनर्जी फोटोन, एमिट कर रहे हैं लो एनर्जी फोटोन। तो ये आपके पास यहाँ पर मैकेनिज़्म होगा। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है फ्लैश लैंप पंपिंग। अब फ्लैश लैंप का मतलब क्या है, फ्लैश लैंप जो है इसका मतलब है इसमें से निकलने वाली लाइट लेज़र की तरह मोनोक्रोमेटिक नहीं होगी, बल्कि ये क्या है, ये है एक इम्प्योर लाइट सोर्स, जिसमें से एमिट होने वाली लाइट जो है वो है इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब है इसके अंदर पूरा का पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम मौजूद हो सकता है, यानी वायलेट से लेके रेड कलर तक के तमाम वेवलेंथ इसके अंदर मौजूद होंगी। अब कोई वेवलेंथ ज़्यादा होगी और कोई वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, कम होगी किसी की इंटेंसिटी। लेकिन ज़्यादातर जो फ्लैश लैंप्स होते हैं वो आपको जो है वो येलो कलर में जो है वो ऑपरेट करते दिखाई देते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि हमारी आई जो है वो उस वेवलेंथ के करीब यानी 515 नैनोमीटर के करीब जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, अब फ्लैश लैंप के लिए ना 3 तरह की स्कीम्स इस्तेमाल की जाती हैं। पहली स्कीम ये है कि आप क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्टर लेते हैं, यानी एक आपके पास एक पूरी की पूरी रिफ्लेक्टर बाउंड्री है। इस रिफ्लेक्टर बाउंड्री के अंदर आप क्या करते हैं, वो रॉड रखते हैं, जिस रॉड को आपने क्या करना होता है, एज अ लेजिंग मीडियम इस्तेमाल करना है। मतलब हमने हम ये डिस्कस कर लिया ना कि फ्लैश लैंपिंग सॉलिड्स के लिए और लिक्विड के लिए जो है वो ज़्यादा क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। तो हम यहाँ पर सेंटर में क्या रखेंगे, वो रॉड रख देंगे इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर लाइक। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं ये रूबी की क्रिस्टल है जो आपने यहाँ पर रख दी, ये वो लेजिंग मीडियम है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप लेज़र बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बैक साइड पे, इसके फ्रंट साइड पे क्या रखेंगे, यहाँ पर डिफरेंट फ्लैश लैंप रख देंगे, ये हेलिकल स्प्रिंग की शक्ल में। ठीक है, यानी इसका मतलब है यहाँ पर इसकी ये, अब बज़ाहिर तो आपको ऐसे लग रहा है कि ये इसको कट करें, लेकिन एक्चुअली में ये समझें कुछ लैंप उसकी बैक साइड पे पड़े हुए हैं, कुछ उसके फ्रंट पे जो है वो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने कुछ लैंप्स जो है वो यहाँ पर बना दिए। अब होगा ये कि इन लैंप से निकलने वाली जो लाइट है कुछ डायरेक्टली इस रॉड के ऊपर पड़ेगी जिसको ये ऑब्जॉर्व करेंगे, और कुछ जो है वो इनडायरेक्टली इसके ऊपर पड़ेगी, यानी वो इस रिफ्लेक्टर की सरफेस के ऊपर टकराएगी, टकराने के बाद इसके ऊपर आके जो है वो क्या हो जाएगी, इंसिडेंट हो जाएगी। तो ये पहली जो है वो अरेंजमेंट, जिसको क्या कहा जाता है, रॉड की शेप में लेजिंग मीडियम, लैंप उसके साथ हेलिकल शेप में, और उसके साथ जो है वो एक रिफ्लेक्टर जो है वो आपने सरफेस या बाउंड्री उसके इर्द गिर्द जो है वो बना दी, जिसके ज़रिए आप इस लेज़र को पंप कर सकते हैं। पंपिंग स्कीम हमने यहाँ पर दिखी, जिसमें आपने जो है वो हेलिकल शेप में स्प्रिंग यानी जो है वो रखे हुए हैं यहाँ पर लैंप,
और रॉड की शेप में यहाँ पर लेजिंग मीडियम को रखा हुआ है। इसके अंदर जो है वो मौजूद क्या है कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, कम होती है। यानी यहाँ पर फेयर चांसेस होते हैं कि ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्केप कर जाएगी और कुछ ही एनर्जी जो है वो क्या होगी, इनके ऊपर, इस रॉड के ऊपर टकराएगी, ठीक है। लेकिन लो कॉस्ट जो है मेथड है, इसलिए जो है वो समझें जहाँ पर क्रिटिकल एप्लीकेशन नहीं है तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च पर्पज़ के लिए या सिंपल स्टडी करने के लिए लेज़र को आप इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि हम क्या करते हैं, एक एलिप्टिकल कैविटी लेते हैं, ठीक है। एलिप्स आप जानते हैं ज़रा बेज़वी शक्ल जो होती है, जस्ट लाइक एक एग जो है वो उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह की होती है। एलिप्स के अंदर ना दो फोकस होते हैं। फोकस का मतलब एक्चुअली में एक पॉइंट है और इस पॉइंट में से समझें इस एलिप्स के एक्सिस जो है वो गुजरते हैं, जिनको फोकल एक्सिस कहा जाता है। इसको मैं F1 कह देता हूँ और इसको मैं F2 कह देता हूँ। किया ये जाता है, एक फोकस के ऊपर क्या चीज़ रख दी जाती है, एक फोकस के ऊपर लेज़र रॉड रख दी जाती है और दूसरे फोकस के ऊपर क्या रखी जाती है, दूसरे फोकस के ऊपर आप रख देते हैं लैंप को। अब जिन्होंने कॉनिक सेक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है, FSC वगैरह में, वो लोग यानी जो ऑप्टिक्स है ना, वहाँ रे ऑप्टिक्स में हम ये चीज़ स्टडी करते हैं कि ये जो एलिप्टिकल कैविटी है, इसकी जो इनर वॉल्स हैं वो है रिफ्लेक्टिंग, यानी मिरर जैसे लगा हुआ है उस तरह से है। अगर यहाँ पर आप लाइट का सोर्स रखेंगे तो इस लाइट सोर्स से निकलने वाली तमाम की तमाम लाइट रेज़ वो इस बाउंड्री से टकराने के बाद इस दूसरे फोकस के ऊपर क्या हो जाएंगी, पड़ेंगी। यानी कुछ तो लाइट डायरेक्टली इधर से इधर जो है वो चली जाएगी, जो इधर उधर यानी जो इधर टकराने के बाद उसने इसके ऊपर फोकस हो जाना है, जो इधर टकराएगी टकराने के बाद उसने इसके ऊपर फोकस हो जाना है। तो इसका मतलब है इस लैंप से निकलने वाली तमाम, यानी इस अगर मैंने उल्ट बना दिया, यानी आप ये समझें कि अगर ये रॉड है और ये जो है वो लैंप है, तो लैंप से निकलने वाली तमाम रेडिएशन जो है वो रॉड के ऊपर फोकस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है 100% लाइट जो इधर से निकल रही है वो सारी की सारी यहाँ पर फोकस हो रही है, ठीक है। तो अगर हम एक प्योर इस तरह की क्लोज्ड कपल शक्ल बनाने में कामयाब हो जाएं, एलिप्टिकल कैविटी बना दें और उसके अंदर जो है वो रॉड को जो है वो फिट कर दें, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आप ये समझें ये एक एलिप्टिकल कैविटी है, इसके अंदर ये वाली जो दीवारें हैं ये रिफ्लेक्टिंग है, यानी मिरर की बनी हुई हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये एक फोकस और ये दूसरा फोकस, यहाँ पर एक जगह पे क्या रख दिया, लैंप रख दिया, और दूसरी जगह पे क्या चीज़ रख दिया, रॉड रख दिया। अब इस लैंप को जैसे ही ऑन करेंगे, इसमें से निकलने वाली तमाम की तमाम जो लाइट रेज हैं वो टकराएंगी किसके ऊपर, इस रॉड के ऊपर। हो सकता है डायरेक्टली, हो सकता है इनडायरेक्टली, यानी इन दीवारों के साथ टकराने के बाद। तो ये आपके पास जो है वो दूसरी कैटेगरी। इसकी एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसकी एफिशिएंसी जिसको ईटा से ज़ाहिर किया जाता है वो हाईएस्ट होती है। और एक तीसरी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसको कहा जाता है क्लोज्ड कपल कॉन्फ़िगरेशन। उसके अंदर क्या किया जाता है कि हम जो है वो नॉर्मली एक जस्ट लाइक सिलेंड्रिकल कैविटी ले लेते हैं, यानी एक बड़ा सिलेंडर जो है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। उस बड़े सिलेंडर के अंदर जो है वो दो सिलेंडर्स को करीब करीब रखा जाता है। ये जो पहला सिलेंडर है ये एक्चुअली में क्या है, रॉड है, और ये जो है वो क्या है, लैंप है। और जितना क्लोज़ आप रख सकते हैं उतना क्लोज़ आप इनको रखेंगे। तो इस लैंप से निकलने वाली तमाम लाइट जो है वो इस रॉड के ऊपर टकराएगी। बाकी ये जो सरफेसेस हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। इसका मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से लैंप से निकलने वाली लाइट इस रॉड तक जो है वो पहुंचाई जा सकती है। तो ये तीसरी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो भी हाई होती है क्योंकि बहुत क्लोज्ड जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट सेम होती है, यानी इनमें इतना ज़्यादा लार्ज डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इसकी एफिशिएंसी जो है वो रिलेटिवली लो होती है। तो अब डिपेंड करता है कि किस तरह की एप्लीकेशन में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस एप्लीकेशन के लिहाज से आप क्या करेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे। कि अगर हमें बहुत ही परफेक्ट किस्म की एप्लीकेशन है तो लाजमी सी बात है हम ये वाली अरेंजमेंट यूज़ करेंगे, और अगर एक रफ सी एप्लीकेशन है तो वहाँ पर जो है वो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑप्टिकल पंपिंग होती है, हम पंपिंग की एफिशिएंसी भी मालूम करते हैं, यानी हमने पंप करने के लिए जितनी पावर प्रोवाइड की है हमें उसके बदले में आउटपुट पे कितनी पावर मिल रही है, ठीक है। तो उसको पंपिंग एफिशिएंसी कहा जाता है। अब पंपिंग एफिशिएंसी को डिफ़ाइन किया जाता है ईटा।
ईटा किसके बराबर है? ईटा बराबर है मिनिमम पावर, एम मीन्स स्मॉल एम मीन्स मिनिमम, पी मीन्स पावर, वो मिनिमम पावर जो रिक्वायर्ड है पॉपुलेशन इन्वर्जन को हासिल करने के लिए, उसको आप एक्चुअल पावर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मसलन आप पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो क्रिएट करवाना चाहते हैं, और उस पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्रिएट करवाने के लिए आपको जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 1 वाट। लेकिन आप जो इनपुट पावर दे रहे हैं इन लैंप्स की मदद से, इन लैंप को भी ऑब्वियसली किसी न किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ा जाएगा ना, वो जो पावर आप इन लैंप्स को दे रहे हैं, लेट्स सपोज वो पावर दे रहे हैं 100 वाट, तो एफिशिएंसी होगी जस्ट 1% के आपको रिक्वायर्ड 1% वाट थी जो पावर, लेकिन आप दे 100 वाट रहे हैं, तब जाके आपका जो है वो काम बन रहा है। तो इसका मतलब है ये एफिशिएंसी 1 वाट कहलाएगी। अब ये जो पंपिंग एफिशिएंसी होती है ये इनके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब सबसे पहली चीज़, ये जो मिनिमम पावर रिक्वायर्ड है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि हाई एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन का रेट क्या है, यानी हाई एनर्जी लेवल को हम N2 से ज़ाहिर करते आ रहे हैं। इसका मतलब है कितनी तेज़ी से एटम लो एनर्जी स्टेट से निकल के हाई एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं। तो पहली तो बात इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। नंबर 2, ये किस पे डिपेंड करती है? ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है कि ये जो रॉड है इसका वॉल्यूम कितना है, यानी इसमें अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कितनी है। तो ये PM इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मसलन अगर मैं कहूँ कि ये एक नियोडीनियम रॉड है, इस रॉड की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, और मैं कहता हूँ एक और नियोडीनियम रॉड है उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस सेम है, तो एक का वॉल्यूम ज़्यादा है और एक का वॉल्यूम कम है। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उसको पंप करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए होगी, और जिसका वॉल्यूम कम है उसके लिए कम रिक्वायरमेंट जो है वो आपको चाहिए। जहाँ से आपको ज़्यादा आउटपुट पावर चाहिए वहाँ पर आपको ये रेट ज़्यादा करना पड़ेगा, जहाँ से आपको कम आउटपुट पावर चाहिए वहाँ पर ये रेट आपको कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये इन दो चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तीसरी चीज़ कि आप पंपिंग के लिए जिन दो एनर्जी लेवल के दरमियान पंपिंग कर रहे हैं उन दो एनर्जी लेवल के दरमियान एनर्जी गैप कितना है। तो एनर्जी गैप क्या होता है? डेल्टा ई, या आप उसको HF से जो है वो क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि जो पंपिंग रिक्वायर्ड पावर है वो बराबर किसके होती है? वो होती है dN2 ओवर dt इंटू V इंटू HF। ये आपके पास मिनिमम पावर होती है। अब ये जो dN2 ओवर dt है, ये dN2 ओवर dt ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? देखें, हाई एनर्जी स्टेट में एटम उसी वक्त जाएंगे जब लो एनर्जी स्टेट में एटम की तादाद ज़्यादा होगी, क्योंकि एटम ने लो एनर्जी स्टेट से लिफ्ट होकर हाई एनर्जी स्टेट में जाना है। तो इसका मतलब है dN2 ओवर dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1। ठीक है, और आप जब इसको शक्ल देंगे किस चीज़ की, एक इक्वेशन की, तो साथ कोई कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को कहा जाता है WP_N1। ये जो WP है इसको कहा जाता है पंपिंग रेट। पंपिंग रेट का मतलब ये आपको बता रहा है कि एक सेकंड में कितने फोटोन जो है वो बाहर से ला के आप क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं उसके ऊपर। तो एक्चुअली में ये यानी प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है इंसिडेंट फोटोन्स पर यूनिट टाइम। तो इसका यूनिट आप देख लें कितना क्या होना चाहिए, इसका यूनिट पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कन्फ्यूजन है तो आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि क्या कन्फ्यूजन है। खैर, dN2 ओवर dt, ये जो dN2 ओवर dt है उसकी जगह क्या लिख देंगे, WP_N1। तो मैं लिख दिया PM इज़ इक्वल टू WP_N1, उसके साथ आ गया V और साथ आ जाएगा HF। ये आपके पास जो है वो सिचुएशन बन गई। और हमने अभी कहा था कि एफिशिएंसी क्या होती है, वो होती है PM ओवर P। तो ये आ जाएगा WP_N1 VHF डिवाइडेड बाय एक्चुअल पावर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो एफिशिएंसी है, ये जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, ये 4 तरह की एफिशिएंसीज़ की प्रोडक्ट होती है। ठीक है, उन 4 एफिशिएंसीज़ को क्या कहा जाता है, ईटा R, ईटा T, ईटा A और ईटा PQ। अब ये जो सारी की सारी जो है वो टर्म्स हैं, इसका क्या मतलब है? ईटा R का मतलब ये है कि जिस फ्लैश लैंप को आपने इस्तेमाल किया है, उस फ्लैश लैंप को आपने कितनी इनपुट पावर दी थी, यानी कितनी इलेक्ट्रिकल पावर आपने दी,
और उस फ्लैश ने आपको आउटपुट पे कितनी ऑप्टिकल पावर दी, ठीक है। इसका मतलब है कि उस फ्लैश लैंप की आउटपुट ऑप्टिकल पावर डिवाइडेड बाय इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर, इन दोनों की रेशियो को क्या कहा जाता है, रेडिएशन एफिशिएंसी। दूसरे नंबर पे ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ये है कि ये जो ऑप्टिकल पावर जो कि उस फ्लैश लैंप से बाहर निकली है, उसमें से कितनी ऑप्टिकल पावर जो है वो आपने रॉड को क्या की है, ट्रांसफ़र की है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली में ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ट्रांसफर्ड पावर डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल पावर, ठीक है। यानी लैंप की पावर कितनी थी और उसमें से कितनी ट्रांसफ़र हो गई है रॉड को। तीसरी है अब्जॉर्प्शन। अब रॉड को ट्रांसफ़र होने वाली तमाम की तमाम पावर तो उन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान अब्जॉर्ब नहीं होगी ना। रॉड में तो और भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, या रॉड कुछ हीट जो है वो कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी क्या करेगा, ज़ाया करेगा। इसका मतलब है कि अब्जॉर्ब्ड पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रांसफर्ड पावर, कि उसको ट्रांसफर्ड कितनी हुई, फ़र्ज़ करें 10 वाट उसको ट्रांसफ़र हुई और उसमें से सिर्फ 5 वाट जो है वो ट्रांसफर यानी अब्जॉर्ब की, तो वो उसकी अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। और उसके बाद लास्ट क्या है कि क्वांटम पावर एफिशिएंसी। क्यू मीन्स क्वांटम, पी मीन्स पावर एफिशिएंसी। क्वांटम पावर एफिशिएंसी का मतलब है कि रिक्वायर्ड पावर कितनी थी उन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान, ठीक है, डिवाइडेड बाय उस मीडियम ने टोटल पावर कितनी अब्जॉर्ब की थी। तो ये आ गई रिक्वायर्ड पावर ओवर अब्जॉर्ब पावर। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ से आपने इलेक्ट्रिकल पावर दी 100 वाट, किसको दी, लैंप को। लैंप ने उस 100 वाट में से 80 वाट पावर क्या की है, आउटपुट लाइट के तौर पे एमिट कर दी। उस 80 वाट में से फ़र्ज़ करें 60 वाट जो है वो आपने किसको ट्रांसफ़र कर दी, वो आपने ट्रांसफ़र कर दी उस लेज़र मीडियम को। लेज़र मीडियम में से उस 60 वाट में से लेट सपोज जो है वो 50 वाट जो है वो क्या हो गई, उसने अब्ज़ॉर्ब कर ली। और उन 50 में से जो रिक्वायर्ड पावर थी, यानी जो रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल थे दो, उनके दरमियान जो पावर है फ़र्ज़ करें वो सिर्फ 40 वाट उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो अब देखें एक्चुअली में 100 वाट आपने टोटल दी और आउटपुट पे आपको मिली 40 वाट, तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो ईटा है वो किसके बराबर होगा, 0.4, यानी 40% जस्ट। अब आप देखें हमने कहा था कि ये 4 तरह की एफिशिएंसीज़ की शक्ल में आपने इसको ज़ाहिर करना है, तो हम ज़ाहिर कर लेते हैं। हमने कहा रेडिएशन, कितनी इनपुट ली 100, आउटपुट कितनी दी 80, तो ये जो ईटा आर है इसकी वैल्यू आ जाएगी 80/100 मल्टीप्लाइड बाय, फिर उस 80 में से कितनी आपको आउटपुट मिली ट्रांसफ़र की शक्ल में, 60 की शक्ल में मिली। तो इसका मतलब है कि अब 60 आउटपुट है, 80 इनपुट है। नेक्स्ट 50 आउटपुट है और 60 इनपुट है, और नेक्स्ट 40 आउटपुट है और 50 इनपुट है। तो होगा क्या, ये 50 इस 50 से कैंसिल, ये 60 इस 60 से, तो बचेगा 40/100, वो किसके बराबर आया, 0.4 के। तो इसका मतलब है या तो आप डायरेक्ट निकालें प्योरली आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय प्योर इनपुट पावर, या आपको हर स्टेज की, पहली स्टेज की जो है वो आपने क्या की, एफिशिएंसी निकाली, दूसरे की निकाली, तीसरे की और चौथे की, यानी जो पहले की आउटपुट है वो दूसरे की क्या है, इनपुट है, जो दूसरे की आउटपुट है वो तीसरे की इनपुट है, जो तीसरे की आउटपुट है वो चौथे की इनपुट है, और चौथे की जो आउटपुट है वो एक्चुअली में क्या है, एक्चुअल आउटपुट पावर है। तो इस तरह से आप जो है वो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो इसको जहन में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। जो नियोडीनियम लेज़र होती है, जिसको नियोडीनियम यैग लेज़र कहा जाता है, ND, और यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट के अंदर इसको एम्बेड किया जाता है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 0.1 से जस्ट 1% के दरमियान होती है। तो वो जो सबसे पहली फ्लैश लैम्प पंपिंग हमने स्कीम देखी थी, इसको उसके थ्रू जो है वो क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। तो आप देख लें कि आप जितनी पावर देंगे उस पावर का सिर्फ 0.1 से 1% जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है लेज़र में, बाकी सारा कुछ जो है वो क्या हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा,
अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।